हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका जेडब्ल्यू केमिस्ट्री फैकल्टी लाया हूं एक और अमेजिंग, एक और एक्साइटिंग सेशन क्लास 11th के जेडब्ल्यू एस्पिरेंट्स के लिए, जो गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर का येट अनदर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर कोलिजन्स इन अ गैस। मॉलिक्यूलर कोलिजन्स इन अ गैस। अब सवाल है कि इस टॉपिक में हम देखेंगे क्या। देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने ये देखा था कि जब एक गैस के अंदर की बात की जाती है, गैस के अंदर के मॉलिक्यूल्स की बात की जाती है, तो वो मॉलिक्यूल्स रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं जा रहा है। और इस दौरान हर मॉलिक्यूल की अपनी एक वेलोसिटी होती है, हर मॉलिक्यूल की अपनी एक स्पीड होती है। और उन सारी स्पीड्स को हमने मोटे तौर पे 3 कैटेगरी में बांटा था। हमने कहा था कि कुछ मॉलिक्यूल्स के पास एक कॉमन स्पीड होती है, जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास होती है, जिसको हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। तो एक कैटेगरी मोस्ट प्रोबेबल की बनाई थी, फॉलोड बाय एक और वेलोसिटी थी जो एवरेज स्पीड थी। हमने कहा यार सारे मॉलिक्यूल्स की अलग अलग स्पीड है, तो कोई पूछे पूरे गैस की क्या स्पीड होगी, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज इट्स एवरेज स्पीड। तो वो एवरेज स्पीड पर हमने बात की थी। और फिर हमने बात करी थी एक और स्पीड जो बहुत प्रिसाइज होती है, हालांकि सबसे ज्यादा वैल्यू की होती है, लेकिन सबसे कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास होती है। दैट इज कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, यानी कि आरएमएस स्पीड। ये 3 कैटेगरीज थी भैया स्पीड की, जिसकी अपन ने बात की थी, जिसकी अपन ने डिटेलिंग की थी, जिसकी अपन ने चर्चा की थी। 3 मॉलिक्यूलर स्पीड्स की, और तीनों के वेरिएशंस, तीनों के ग्राफ, तीनों में क्या रेशियो है, सिंपल रेशियो क्या है, वो सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स के लॉ के अनुसार। और बाकायदा सबका ग्राफ समझा था, इक्वेशन हमने डिराइव करी थी, और प्रॉपर तरीके से हमने डिटेल में बात की थी। अब इस वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि जो मॉलिक्यूलर स्पीड्स होती हैं मॉलिक्यूल्स के पास, जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज होती हैं मॉलिक्यूल्स के पास, जिससे वो रैंडम डायरेक्शन में लगातार भागते रहते हैं, तो क्या वो आपस में कोलाइड नहीं करते? जाहिर सी बात है आपस में कोलाइड करते होंगे भाई, कोलिजन होता होगा, खुद से भी टकराते होंगे और कंटेनर की दीवारों से भी टकराते होंगे। तो जब वो खुद से टकराते हैं तो वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या देंगे, और उससे जुड़ा हुआ एक और टर्म मीन फ्री पाथ क्या होगा, ये इस वीडियो में हमें समझ में आएगा। यानी कि वो जो कोलिजन्स करेंगे, तो वो कोलिजन्स की क्या फ्रीक्वेंसी होगी, कितना टाइम में कितना कोलिजन होगा, ये बात। कोलिजन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, वो जो मॉलिक्यूल्स का कोलिजन आपस में हो रहा है कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स का, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा भैया। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो क्या होगा, वो कोलिजन पे क्या असर पड़ेगा, ये हम देखेंगे। और उसी से एक जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मीन फ्री पाथ, वो हम गैस मॉलिक्यूल्स के डिस्कस करेंगे। मीन फ्री पाथ क्या होता है, मीन फ्री पाथ उसकी चर्चा करेंगे। मतलब कहने को ये बात बताना चाह रहा हूं कि ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है, ये आईआईटी जेईई का बड़ा कोर टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटीग्रल टॉपिक है, ये समझ लो। मतलब ये जो टॉपिक है, ये सिर्फ आना किस पे है, आईआईटी जेईई के लिए। अगर आप बोर्ड लेवल के लिए देख रहे हो, अगर आप इस चैनल के माध्यम से बोर्ड लेवल की तैयारी करते हो या अपने स्कूल लेवल की तैयारी करते हो, तो मैं तुमको बता दूं स्कूल लेवल पर ये नहीं आएगा, ये आएगा सीधे आईआईटी जेईई एग्जाम के लिए। और इस पर कई बार सवाल आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैं बताऊंगा इस टॉपिक पे कहां कहां से सवाल आया है, क्योंकि हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर कोलिजन्स इन गैसेस का भी। और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर नहीं है, आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई के नीट के प्लेटफॉर्म पर आपको हर टॉपिक के बाद एक डीपीपी मिलती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलते हैं, शीट होती है जिसमें लगातार बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। हर बार टॉपिक जो नया आता है उस पर हम क्वेश्चंस लाते हैं, ताकि आपकी जो थ्योरी आपको पढ़ाई है, जो टॉपिक आपको पढ़ाते हैं, उसको कॉन्क्रीट कर सके। और वो कॉन्क्रीट तभी हो पाएगा जब आप उस पर सवाल लगाओगे। तो वो सवाल भी लगवाते हैं डीपीपी, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाते हैं, उसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज लाते हैं। पूरे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पूरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस में 250-300 करीबन क्वेश्चंस होंगे, वो हम प्रैक्टिस करते हैं। 250-300 प्रीवियस ईयर होंगे, वो हम प्रैक्टिस करते हैं। फिर वन शॉट आता है, फिर लाइव डाउट सेशंस आते हैं, फिर आपको टेस्ट सीरीज में अपीयर होना पड़ता है। तो मतलब कहने को पूरा आईआईटी जेईई का ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ये चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है।
वन स्टॉप सोल्यूशन, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई खर्चा नहीं करना, कोई पैसा पे नहीं करना, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो लेक्चर्स मिलेंगे, लेक्चर से जुड़ी हुई शीट्स मिलेंगी, कोर्स मटेरियल मिलेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। ये पूरा IIT JEE के कोर्स मॉड्यूल में है, और ये सिर्फ YouTube चैनल पर नहीं है, वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, और वेबसाइट पर भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वेबसाइट है magnetbrains.com, वहां जाओगे तो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर इस टॉपिक के बाद भी हम DPP जरूर सॉल्व करेंगे। DPP का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है आपके पास। आप पहले DPP डाउनलोड करेंगे टॉपिक के बाद, टॉपिक पढ़ने के बाद फिर उस DPP को खुद से कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। मॉलिक्यूलर कोलिजन्स इन अ गैस, और किस तरीके का मॉलिक्यूलर कोलिजन्स होता है गैस का, उस पर हम चर्चा करते हैं। और उसी से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट हम पढ़ेंगे जो कि होगा मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बात करते हैं पहले बात करते हैं, सिंपल शब्दों में बात करें अगर, तो हमारे पास एक गैस कंटेनर होगा, एक सिंपल गैस कंटेनर होगा। वी हैव दिस एज गैस कंटेनर। अब हमें पता है इस गैस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, जाहिर सी बात है। इट विल हैव गैस मॉलिक्यूल्स, तो ये गैस कंटेनर होगा, एंड इट विल हैव गैस मॉलिक्यूल्स इनसाइड इट, जो एक रैंडम डायरेक्शन में लगातार मूव करते हुए चल रहे होंगे भाई। तो रैंडम डायरेक्शन में यहां पर उनमें आपस में एक मूवमेंट होता हुआ आपको दिखेगा, लगातार मूव कर रहे होंगे वो रैंडम डायरेक्शन में। ठीक है, ये इतने सारे मॉलिक्यूल्स है, अभी ये रैंडम डायरेक्शन में एक वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है ये कोलिजन करेंगे। जैसे अगर मैं एक मॉलिक्यूल को पकड़ लूं, मान लो मैं इस मॉलिक्यूल को पकड़ लूं, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहां पर एक मॉलिक्यूल है, फिर यहां पर एक मॉलिक्यूल है, फिर यहां पर एक मॉलिक्यूल है, फिर यहां पर एक मॉलिक्यूल है, ये आपको मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। तो पहले ये मॉलिक्यूल क्या होगा, यहां जाएगा, इससे टकराएगा, ये कोलिजन होगा, ये कोलिजन होगा, ठीक है, ये कोलिजन होगा। फिर ये मॉलिक्यूल यहां जाएगा, यहां टकराएगा, ये कोलिजन होगा। फिर ये मॉलिक्यूल यहां जाएगा, यहां टकराएगा, ये कोलिजन होगा। फिर ये मॉलिक्यूल यहां जाएगा, यहां पर टकराएगा, एक कोलिजन होगा। ये सारे कोलिजन है। जब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को टकराते हैं, टकराएंगे क्यों, क्योंकि एक रैंडम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं भैया, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है किसी की, कोई कहीं भी भाग रहा है जहां मन कर रहा है, लेकिन इस भगदड़ में, इस भागम भाग में वो आपस में एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, कोलिजन कर रहे होंगे। तो ये कोलिजन हमने यहां पर दिखा दिया। अब मीन फ्री पाथ क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं, इसको थ्योरेटिकल वे में हम पहले समझ लेते हैं, ताकि डेरिवेशन जब हम मीन फ्री पाथ का करेंगे तो हमारे लिए कोई रॉकेट साइंस ना हो, बहुत सिंपल डेरिवेशन हमारे पास हो। तो मीन फ्री पाथ को हम पहले समझ लेते हैं थ्योरेटिकली। मीन फ्री पाथ कहता क्या है? मीन फ्री पाथ ये कहता है कि कोई भी मॉलिक्यूल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है कोलिजन्स के दौरान, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है कोलिजन्स के दौरान, वो टोटल डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लो एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। टोटल डिस्टेंस वो कितनी ट्रैवल करता है, वो टोटल डिस्टेंस देख लो और उसको डिवाइड कर दो किससे, नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट मॉलिक्यूल्स हैज अंडरगॉन। कितने वो कोलिजन्स मॉलिक्यूल अंडरगॉन करता है, यानी कि कितने मॉलिक्यूल्स वो कितने कोलिजन्स वो मॉलिक्यूल्स एक्चुअली अकर करता है। तो मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस कितना होगा ट्रैवल करने के दौरान, टोटल डिस्टेंस कितना होगा ट्रैवल करने के दौरान। मान लो ये डिस्टेंस है तो दिस इज d1, ये डिस्टेंस है d2, ये डिस्टेंस है d3, ये डिस्टेंस है d4। अब टोटल n पार्टिकल्स होंगे। ये तो अभी मैंने तुम्हारे सामने 4 पार्टिकल रखे, ये पहला पार्टिकल 1, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अभी तो कहने को मैंने 5 पार्टिकल रखे जिसमें से एक पार्टिकल 4 बार कोलिजन कर रहा है। तो ऐसे तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, उतना ज्यादा वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा हर कोलिजन में। जैसे यहां सेकंड पार्टिकल से टकराने से पहले d1 डिस्टेंस ट्रैवल करा, ये डिस्टेंस क्या है, कोलिजन से पहले वो कितना ट्रैवल कर रहा है, ये वो डिस्टेंस है। तो पहले वो d1 ट्रैवल करा, फिर d2 ट्रैवल करा, फिर d3 ट्रैवल करा, d4, ऐसे d5, d6, d7, बहुत सारे डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इन सबका सम कर दो, सो इट मींस इट्स अ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग कोलिजन्स। इन सबका सम कर दो, तो इन सबका सम बोले तो d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस डैश डैश डैश, मान लो n पार्टिकल से तो dn कर दो।
अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एज यू सेड Na, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दो, तो ये n से डिवाइड हो गया. दिस इज व्हाट यू गेट एज टोटल फ्री पाथ, फ्री मीन फ्री पाथ. तो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ. तो ये आपका हो गया क्या, मीन फ्री पाथ. तो ये आपको मीन फ्री पाथ मिल जाएगा, जो आपका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग कोलिजन अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन के फॉर्मूले से बन जाएगा. तो ये आपका बनेगा मीन फ्री पाथ. ये होता है मीन फ्री पाथ. और इसकी अपनी इसकी अपना एक सिग्निफिकेंस रहता है. मीन फ्री पाथ का अपना एक इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि भैया ये समझने के लिए कि यार इस मॉलिक्यूल में कितने कोलिजन्स हुए, और एक समझ में बात आती है कि जितने ज्यादा कोलिजन्स होंगे मतलब उतना ज्यादा डेंसर होगी गैस, मतलब उतने मॉलिक्यूल्स उसके क्लम्प्स के रूप में एग्जिस्ट करते होंगे, इकट्ठे एग्जिस्ट करते होंगे, तभी ना कोलिजन ज्यादा है. भीड़ जहां ज्यादा होती है वहीं लोग टकराते हैं ना. जहां भीड़ कम है, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, वहां कैसा कोलिजन, वहां कोलिजन नहीं होगा. कोलिजन वहीं होगा भाई जहां भीड़ ज्यादा है. तो ये मीन फ्री पाथ बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस बात को समझाने में. तो मीन फ्री पाथ क्या है? The distance traveled in between two successive collisions, जैसे distance traveled है ना in between two successive collisions, यानी कि ये पहला से दूसरा कोलिजन, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, and the collision should be successive. ऐसा नहीं है कि तुमने इतने सारे कोलिजन देखे तो तुमने पहले पहला और तीसरा देख लिया, फिर तीसरा और सातवां कोलिजन देख लिया, ऐसा नहीं. आपको सक्सेसिव कोलिजन्स देखने, कंसेक्यूटिव कोलिजन्स देखने, एक के बाद एक. कंसेक्यूटिव का मतलब पता है ना, जैसे 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, कंसेक्यूटिव नंबर्स है, सक्सेसिव नंबर्स है, वो सक्सेसिव कोलिजन्स आपको देखने होंगे. सो इट्स अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ अ मॉलिक्यूल इज फ्री पाथ, दैट इज कॉल्ड एज फ्री पाथ. मतलब ये जो डिस्टेंस है ना d1 टू सक्सेसिव कोलिजन्स के पहले का डिस्टेंस d1, या 2 और 3 के कोलिजन्स के बीच का डिस्टेंस d2, इसे हम फ्री पाथ कहते हैं. दिस इज फ्री पाथ. नाउ टेक आउट द मीन ऑफ दैट फ्री पाथ, इट इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ. आप मीन निकाल लो, आप एवरेज निकाल लो, एवरेज आपको पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स करके, तो इट विल बी कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ. The average of all such free path is called as mean free path. The average of all such free path is called as mean free path. और mean free path को हम lambda से denote करते हैं. This is denoted as lambda. तो lambda से denote करते हो, which is d1 plus d2 plus dash 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 up to dn. Suppose n particles है इसके अंदर. Suppose करो total number of particles is n. Total particles जो हैं, let it be n. So this will be total number of particles, mean free path. So this will be lambda equal to d1 plus d2 plus dash 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 up to dn upon n, where d1, d2, dn are free paths traveled by a molecule. तो ये वो डिस्टेंस है जो मॉलिक्यूल ट्रैवल करता है. ये मॉलिक्यूल जो d1 है वो फर्स्ट और सेकंड कोलिजन से पहले ट्रैवल करेगा, सेकंड से कोलाइड होने के बाद थर्ड से कोलाइड होने से पहले d2 ट्रैवल करेगा, थर्ड से कोलाइड होने के बाद फोर्थ से कोलाइड होने से पहले d3 ट्रैवल करेगा. तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का, यानी कि दो सक्सेसिव कोलिजन्स के पहले जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है कोलिजन से पहले, उसे कहते हैं फ्री पाथ. और जब उस फ्री पाथ का आप एवरेज निकाल लेते हो तो उस एवरेज को आप कह देते हो मीन फ्री पाथ. दोनों में अंतर है, ठीक है. एक फ्री पाथ हो गया, एक उसका एवरेज हो गया, विच इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ. और ये मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला होता है. ये अभी हमने समझा सिर्फ मीन फ्री पाथ और थ्योरेटिकली समझा. अब इसको डिराइव करेंगे, बाकायदा इसके एक्सप्रेशन पर आएंगे, और इवन ये भी देखेंगे कि मीन फ्री पाथ किन कंडीशंस पे गैस के किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, गैस के किन मेजरेबल प्रॉपर्टीज के दम पर ये डिपेंड करता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे. पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. ओके, तो ये हो गया भैया मीन फ्री पाथ. मूविंग अहेड, आगे चलते हैं. Now the next new thing is the collision frequency, जिसको हम CF कहते हैं, collision frequency. What do you mean by collision frequency? Collision frequency सिंपल सा खेल है कि भैया कितने collisions हो रहे हैं यूनिट टाइम में, that is called as collision frequency. Collisions कितने हो रहे हैं यूनिट टाइम में, उसको हम collision frequency कहते हैं. अगर ज्यादा collisions हो रहे हैं यूनिट टाइम में तो collision frequency ज्यादा है, अगर कम collisions हो रहे हैं यूनिट टाइम में तो collision frequency कम है. नाम से ही समझ में आता है. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बेसिकली कोई भी चीज कितनी बार रिपीट हो रही है यूनिट टाइम में, टाइम यूनिट उसमें हम अज्यूम कर लेते हैं. उसी प्रकार कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब कितने कोलिजन्स हो रहे हैं
कितनी बार कोलिजन्स रिपीट हो रहे हैं यूनिट टाइम में, दैट इज कॉल्ड एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी. सो नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस इन यूनिट टाइम, number of collisions taking place in unit time is called as collision frequency. collision frequency का अगर हम फॉर्मूला यहां पर पकड़ेंगे तो फॉर्मूला बहुत सिंपल आएगा. फॉर्मूला विल बी नंबर ऑफ collisions अपॉन टाइम टेकन. नंबर ऑफ collisions अपॉन टाइम टेकन. collision frequency भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है और ये सारे टूल्स आपको पहले बता रहे हैं, ध्यान से समझे ना. सारे टूल्स आपको पहले बता रहे हैं क्योंकि अभी डेरिवेशन अपन करने वाले हैं. डेरिवेशन में कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बच्चे जो बाकी जगह पर होते हैं ऑब्वियसली जो मैग्नेट ब्रेन्स को नहीं फॉलो करते उनको लगता है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसका डेरिवेशन. लेकिन जितने मैग्नेट ब्रेन्स के व्यूअर्स हैं, जितने सब्सक्राइबर्स हैं, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनको अब ये डेरिवेशन जो होगा मॉलिक्यूलर कोलिजन्स का, ये अब कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं लगेगा और कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं लगेगा. बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझाने वाले डेरिवेशन. क्लियर हो गया? सो पहले ये टूल समझ लो ताकि कोई डाउट ना रह जाए मन में. पहले टूल समझना बहुत जरूरी है. तो टूल क्या है आपके पास? कोलिजन फ्रीक्वेंसी है. दिस इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी विच इज नंबर ऑफ कोलिजन्स अपॉन टाइम टेकन. सो बेसिकली नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम डेरिवेशन प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार. ठीक है, अब समझेंगे भैया यहां पर पूरी कहानी को जो अपन समझाना चाह रहे हैं. समझना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको. सपोज करें यहां पर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, एक कंटेनर है. उस कंटेनर में मैंने एक गैस भरी थी और उस गैस के मैंने एक मॉलिक्यूल को बाहर निकाल लिया. मतलब एक मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व किया, बाहर निकाल लिया इन द सेंस मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन में उसे ले आया, रखा उसी कंटेनर में, लेकिन मैं उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं. मतलब मैं अब इसके कोलिजन को पढ़ना चाह रहा हूं, इसके कोलिजन को समझना चाह रहा हूं. ठीक है, मॉलिक्यूल कैसा होता पहले तुम समझ लो. एक बड़ा सा मॉलिक्यूल मैं बनाने वाला हूं, तो मान लेते थोड़ी देर के लिए कि वो मॉलिक्यूल कुछ ऐसा था. ये गैस का मॉलिक्यूल है. ठीक है, अब भाई साहब ये जो गैस का मॉलिक्यूल है ये है आर रेडियस का. कितने रेडियस का? आर रेडियस का. ठीक है, तो ये एक मॉलिक्यूल है जिसका रेडियस अपने आप में कौन है? आर है. मतलब सेंटर से इसके सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस है दैट इज आर. ठीक है, अब ये क्या कहता है, ध्यान से समझना. ये एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रहा है, ये एक पर्टिकुलर स्पीड से चल रहा है, एंड दैट स्पीड विल बी दी कॉल्ड एज एवरेज स्पीड. से इट्स यू बार. एवरेज स्पीड है यू बार. हालांकि मैं यू एवरेज को, मतलब एवरेज स्पीड को यूएवी कहता था, बट यूएवी की जगह हम इसको यू बार कह सकते हैं, क्योंकि वी ऑल नो कि जो मैथमेटिकली बार किसी चीज पर लगता है इट मींस इट्स एन एवरेज स्पीड. तो इट्स एन एवरेज स्पीड, मतलब मैं इसको बोल रहा हूं कि भैया ये एक एवरेज स्पीड से यहां पर चल रहा है. सो दिस इज बेसिकली इट्स एवरेज स्पीड. तो ये यू बार की स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है, अब जाहिर सी बात है कोलाइड करेगा, जाहिर सी बात है किसी से कोलाइड होगा. ठीक है, इस एवरेज स्पीड से अगर जा रहा है ये, इस एवरेज स्पीड से अगर जा रहा है ये, तो जाहिर सी बात है किसी से तो कोलाइड करेगा, किसी और मॉलिक्यूल से तो कोलाइड करेगा. मान लेते हैं कि ये एक ऐसे मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है जो बिल्कुल इसके जैसा ही है. होगा भी इसके जैसा क्योंकि गैस तो एक ही है. अगर आपने एक ऑक्सीजन गैस एक कंटेनर में भरी है तो सारे मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस के ही होंगे. मतलब सारे मॉलिक्यूल्स बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, सेम शेप, सेम साइज, सब कुछ सेम होगा क्योंकि ऑक्सीजन है. तो ये अपने ही जैसे किसी मॉलिक्यूल से टकराएगा. और टकराने के दौरान एक बात हम ध्यान रखेंगे, वो ये ध्यान रखेंगे कि जब ये कोलाइड करेगा अपने आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स के साथ, जब ये कोलाइड करेगा अपने आइडेंटिकल मॉलिक्यूल के साथ, तो उस आइडेंटिकल मॉलिक्यूल की जो रेडियस होगी वो भी इसी के बराबर होगी. जाहिर सी बात है आर के बराबर. तो ये क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल की नजर से अगर हम देखें तो जितने मॉलिक्यूल्स इस आर की रेंज में आ जाएंगे, इस आर की रेंज में आ जाएंगे, मतलब समझ रहे हो, इस आर के हिसाब से रेंज में आ जाएंगे, वो सारे मॉलिक्यूल्स के साथ ये कोलाइड कर सकता है. कुछ समझ में आया? मतलब ये मॉलिक्यूल आर रेडियस का है.
अब ये किन मॉलिक्यूल से टकरा सकता है? जो इसके आर रेंज में आएंगे, क्योंकि ये जब आगे बढ़ेगा, ये मान लो एक पहिया है, तो जब पहिया आगे बढ़ेगा तो ये अपना पूरा एक पार्ट कब कर देगा? जब पूरा एक आर्क ट्रैवल कर लेगा, इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, तो एट लास्ट वो उस मॉलिक्यूल से टकरा सकता है जो इस आर के बिल्कुल टच हो रहे हो या इस आर के अंदर ही आ रहे हो। जैसे ये बिल्कुल अंदर आ रहा है तो वो इससे टकरा सकता है, इससे कोलाइड कर सकता है। तो जितने भी इस सर्कल में जितने आप आ रहे हैं, ये सिर्फ उनसे कोलाइड करेगा, उनसे कोलिजन करेगा। जो इस आर के बाहर है, मान लो एक मॉलिक्यूल ये, अब ये मॉलिक्यूल इससे कोलाइड नहीं करेगा, ठीक है। और ये बात मैं कब मान रहा हूं? मैं इस मॉलिक्यूल की नजर से मान रहा हूं, मतलब जब ये मॉलिक्यूल मूव कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो मेरा इन्वेस्टिगेशन जिसका मैं कर रहा हूं, जिस मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूं, जिसको मैं कह रहा हूं जिसका आर रेडियस है, जो यू एवरेज की स्पीड से यहां पर जा रहा है, उसके मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं कि जब वो मूव करेगा। और इस दौरान हम एक अजम्पशन ये मानकर चलेंगे कि जब ये मूव करेगा, जिस मॉलिक्यूल को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, जो मॉलिक्यूल मेरी इन्वेस्टिगेशन के अंडर में है, तब बाकी कोई मॉलिक्यूल मूव नहीं करेगा। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। मैं ये कह रहा हूं कि जब ये मेरा मॉलिक्यूल मूव करेगा, तब बाकी कोई मॉलिक्यूल मूव नहीं करेगा। हालांकि ऐसा होगा नहीं, फिलहाल मैं अज्यूम ऐसा कर रहा हूं, लेकिन आगे चलकर मैं उसको भी बदल दूंगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि मैं ऑब्जर्व अभी एक ही मॉलिक्यूल को कर रहा हूं, क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेट अभी सिर्फ एक अपने मॉलिक्यूल को कर रहा हूं। कौन सा वाला? ये जो ग्रीन कलर का बना है, बिल्कुल शार्प ग्रीन कलर का, उसको मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं। तो मेरी नजर अभी उस पर है, तो मैं उसकी जब वेलोसिटी मानता हूं यू एवरेज, और मैं ये मानता हूं कि जब ये अलग अलग मॉलिक्यूल से जाकर टकराएगा, तब इस दौरान मैं बाकी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को शून्य मान लूंगा। मतलब मैं ये कह दूंगा भैया बाकी जो मॉलिक्यूल्स है वो किसी वेलोसिटी से जा ही नहीं रहे, मतलब वो स्टेशनरी है। हालांकि ये सच नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं अज्यूम कर लेता हूं स्टेशनरी है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल, इसके आसपास जो भी मॉलिक्यूल होगा, दैट विल बी स्टेशनरी। लेकिन इसमें जो इसके अंदर आएगा, समझ रहे हो मेरी बात को, जो इस डायमेंशन के अंदर आएगा, सिर्फ वही क्या कर सकते हैं? मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, क्योंकि ये तो सब रुके हुए हैं ना। तो ये जहां जहां जाएगा, ये इसी रेंज में ये लोग कोलाइड करेंगे, इसी रेंज में। थोड़ा सा परफेक्ट सर्कल बनाना है अपन को, ठीक है। ये तो इसी मॉलिक्यूल से ये कोलाइड करेंगे, बस इसी मॉलिक्यूल पर कोलाइड करेंगे। इट इज अ सर्कुलर पाथ, और ये हमारा एक कोलिजन का एक रेंज होगा। मतलब इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स आ गए, वो सब इससे टकराएंगे। मतलब ये जो आर और आर दिख रहा है, ये एक कोलिजन रेंज है। और अगर इसको हम एक रेडियस मान ले, एक प्रॉपर स्फीयर की, तो हम ये मान लेते हैं कि ये बेसिकली एक पूरा कोलिजन का डायामीटर है। मतलब इसी के अंतर्गत ये क्या करेगा? कोलाइड करेगा। तो हम ये कह सकते हैं आर प्लस आर रेंज में ये कोलाइड करेगा। मतलब हम कह सकते हैं आर प्लस आर विल बी द रेंज ऑफ कोलिजन, will be the range of collision। समझ में आ रहा है? R plus R, and what is R plus R? Let's say this is 2R, and what is this range of collision? It is called as collision diameter। तो ये अपन collision diameter बोल देते हैं, कोलिजन डायमीटर। ऑल्दो ये आपको रेडियस लगेगी बाहर वाले सर्कल की, बट अपन उसको नहीं देख रहे, अपन ये देख रहे हैं कि ये आर और ये आर तो पूरी डायमीटर बनाएगा ना। मान लो हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, इसकी डिस्टेंस ये आर है, इसकी रेडियस ये आर है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 2r ना। तो ये तो डायमीटर हो गया ना एक तरीके से 2r, क्योंकि अगर रेडियस r थी तो आपने ट्वाइस कर दिया इसका, बेसिकली ये 2r हो गया। तो ये एक्चुअली कोलिजन का डायमीटर हो गया। कहने को ये रेंज हो गया पूरे कोलिजन का। संपट पड़ी क्या बात? रेंज ऑफ कोलिजन समझ में आया? तो कहने को ये पूरा कोलिजन का क्या हो गया? रेंज हो गया। क्लियर हो गई बात? सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज रेंज ऑफ कोलिजन। थोड़ा सा इसको डायग्राम को और सही कर दें अपन, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आईआईटी का कोर टॉपिक है भाई। आईआईटी का कोर टॉपिक, और मजा तभी आएगा जब डेरिवेशन समझ लोगे। इसका क्वेश्चन लगाने में मजा तभी आएगा। डेरिवेशन नहीं पूछेगा आईआईटी में,
आईआईटी में डेरिवेशन नहीं पूछ सकता वो, लेकिन क्वेश्चन जब पूछेगा तब सॉल्व तभी कर पाओगे जब डेरिवेशन समझा हुआ होगा, इसलिए डेरिवेशन पे जोर दे रहे हैं। तो ये आर और आर समझ गए ना, 2r, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज कोलिजन डायमीटर। कोलिजन डायमीटर को सिग्मा से डिनोट किया जाता है, कोलिजन डायमीटर को सिग्मा से डिनोट किया जाता है। सो दिस विल बी योर सिग्मा, दिस विल बी योर सिग्मा। तो यहां पर क्या हो गया भाई, यहां पर क्या हो गया आपका, ये जो सिग्मा हो गया दैट विल बी इक्वल टू 2r। तो सिग्मा जो हो गया वो आपका 2r हो गया। इसको मैं थोड़ा सा अलग बना रहा हूं क्योंकि मैं इसको अलग आगे लेकर जाऊंगा थोड़ा सा, तो ये सारी चीजें मैं यहां पर लिख देता हूं, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैं समझा तो रहा हूं लेकिन ये बहुत आपको नोट भी करते हुए चलना, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने दो मॉलिक्यूल्स का कोलिजन देखा जिसमें एक का रेडियस r था, तो जाहिर सी बात है दूसरे का रेडियस भी r होगा। तो यहां से यहां तक का जो लेंथ हो गया ये हो गया 2r, जो बेसिकली एक मॉलिक्यूल का डायमीटर बोला जाएगा। तो इसको हम ये कह देंगे कि जो भी उस मॉलिक्यूल के डायमीटर की रेंज में आएगा वो सारे मॉलिक्यूल्स से कोलिजन होगा। तो यानी कि ये हो गया कोलिजन डायमीटर, यानी कि ये हो गया कोलिजन डायमीटर। तो दिस कोलिजन डायमीटर 2r विल बी डिनोटेड एज सिग्मा। तो आप इसको सिग्मा कह दोगे, 2r इक्वल टू सिग्मा। ये हो गया 2r इक्वल टू सिग्मा, ठीक है। तो 2r इक्वल टू सिग्मा हो गया, विच इज कॉल्ड एज कोलिजन डायामीटर, दैट्स अ डायमीटर ऑफ कोलिजन। तो ये कोलिजन डायमीटर हो गया 2r इक्वल टू सिग्मा। और याद रखना इस 2r की रेंज में, इस 2r की रेंज में जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे उन सबसे हमारा ये मॉलिक्यूल टकराएगा। वो सारे मॉलिक्यूल्स रेस्ट पर होंगे, स्टेशनरी होंगे, ये मॉलिक्यूल्स यू एवरेज की स्पीड से दौड़ रहा होगा। ये जो मॉलिक्यूल है ये यू एवरेज की स्पीड से दौड़ रहा होगा, ये एवरेज वेलोसिटी से, एवरेज स्पीड से भाग रहा होगा। तो ये एवरेज स्पीड से भागेगा, यू बार से भागेगा, ये यू बार से भागेगा। क्लियर हो गया, सारी बातें समझ आ गई, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आगे और समझेंगे इसको। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि जब ये कोलिजन कर रहा है, जब ये यू स्पीड से भाग रहा है, तो इस दौरान वो कोलिजन्स कितने करेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो n मॉलिक्यूल्स होंगे। तो n मॉलिक्यूल्स अगर होंगे तो हर बार ये कोलिजन करेगा, तो वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या डेवलप करेगा उस पर हमें चर्चा करनी है। अब कितने कोलिजन करेगा, इस बात को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि ये पहले तो मॉलिक्यूल कितनी दूरी तक जाएगा यूनिट टाइम में, क्योंकि जितनी दूरी तक यूनिट टाइम में जा सकता है उस रेंज में जितने मॉलिक्यूल्स आएंगे उतने कोलिजन करेगा ये। अभी तो मैंने एक दिखाया है, यहां पर एक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये ऐसा थोड़ी ना यहीं रुका रहेगा और बाकी लोगों को बोलेगा आओ मेरे को पीटो। ये भागेगा और बाकी लोग रुके रहेंगे, तो ये जाएगा और लोगों से टकराएगा, लोगों को पीटेगा, तो ये कितनी दूरी तक जाएगा, तो ये कोलिजन हम निकालेंगे। लेकिन ये सारी बातें हम यूनिट टाइम में निकाल सकते हैं, क्योंकि जब तुमने कोलिजन फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी तो तुमने कहा था कि कितने कोलिजन होंगे यूनिट टाइम में, वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है। तो हर जगह यूनिट टाइम आएगा। तो पहले हमको यह समझना होगा कि ये यूनिट टाइम में कितना आगे तक जाएगा। तो अब देखो यूनिट टाइम में कितना आगे तक जाएगा वो तो बड़ा क्लियर है। पूछो क्या क्लियर है? वो तो यू डिस्टेंस तक जाएगा यूनिट टाइम में। कितना जाएगा? यू डिस्टेंस तक। क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड यू है ना। यू, इसका मतलब तुम समझ गए ना, इसका मतलब यह है कि इट इज हैविंग यू बार एज द एवरेज स्पीड। दिस इज एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। याद है ना वो एवरेज स्पीड √8/πRT, ये वही वाली √8/πRT। एवरेज स्पीड से हम निकाल रहे हैं पूरा खेल। और यू बार अगर एवरेज स्पीड है तो इसका मतलब पता है क्या है कि इट इज ट्रैवलिंग यू बार डिस्टेंस इन यूनिट टाइम। बिकॉज व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। स्पीड क्या है? बेसिकली इट्स अ डिस्टेंस इटसेल्फ व्हिच इज ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगी वही स्पीड हो जाती है भैया। तो जब तुम कहते हो यू बार इज द एवरेज स्पीड, तो इट्स द यू बार इज द डिस्टेंस, इट्स अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन unit time, so this will become distance traveled in unit time। तो ये यूनिट टाइम में u बार डिस्टेंस अब ट्रैवल करेगा, और u बार डिस्टेंस ट्रैवल करने के दौरान जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे जो स्टेशनरी है, जो रुके,
वो मॉलिक्यूल नहीं भाग रहे, क्योंकि ऐसा हमने अज्यूम किया है, हमारा सिर्फ ग्रीन मॉलिक्यूल भाग रहा है, हमारा वो मॉलिक्यूल भाग रहा है जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो वो भागेगा। तो मान लेते वो यू डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो यू डिस्टेंस ट्रैवल करके वो यहां तक पहुंच गया। समझ में आया? वो यहां तक पहुंच गया, ये तो वो यू डिस्टेंस ट्रैवल्ड करके यहां तक पहुंच गया, ये यू डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो गई। तो दिस इज द यू डिस्टेंस दैट इज बीइंग ट्रैवल्ड, ये यू डिस्टेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस है, नाउ दिस इज यू डिस्टेंस। तो मैं यहां से यहां तक बना भी लेता हूं, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये यू बार, बल्कि यू बार है, नॉट यू बार डिस्टेंस है। सो दिस इज यू बार डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक यू बार डिस्टेंस है, ये यू बार है। व्हाट इज दिस यू बार? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम। और इस डिस्टेंस में जितने मॉलिक्यूल आ सकते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल गैस के आ सकते हैं, उनसे ये हमारा ग्रीन वाला मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा। ग्रीन वाला मैं बार बार बोल रहा हूं, थोड़ा सा इसको इसकी एक पहचान दे देता हूं, ये मॉलिक्यूल, बल्कि दूसरे कलर से हैशिंग कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया? इस मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूं, ये मॉलिक्यूल भागेगा ये यू से। तो जितने मॉलिक्यूल्स इसके रास्ते में मिलेंगे इस दौरान, उन सबसे कोलिजन करेगा। तो यहां पर ये डिस्टेंस कितनी आ गई? यू बार। व्हाई डज अ डिस्टेंस यू बार? बिकॉज वो यू बार स्पीड से जा रहा था, और यू बार स्पीड बोले तो इट इज ट्रैवलिंग यू बार डिस्टेंस इन यूनिट टाइम। तो यू बार डिस्टेंस इन यूनिट टाइम आ रहा था, तो यू बार डिस्टेंस में आ गया ये, तो ये यू बार में जा रहा है। अब सवाल उठता है कि कितने मॉलिक्यूल्स इस डिस्टेंस में मिलेंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इट विल बी देयर इन दिस डिस्टेंस। तो कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, उसके लिए अपन एक काम करते हैं, अपन सबसे पहले निकालते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ध्यान से सुनेंगे आप। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम कितने हो गए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम कितने हो गए? लेट इट बी एन स्टार, मैं इसको एन स्टार बोल देता हूं। तो लेट दिस बी एन स्टार, दिस विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम कितने हैं? एन स्टार। यूनिट वॉल्यूम मतलब, क्योंकि जब ये एक पर्टिकुलर एरिया से आगे बढ़ेगा तो एक वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता हुआ जाएगा। जैसे एक मॉलिक्यूल है, इसको एक पहिया मानो, जब ये पहिया आगे बढ़ेगा अराउंड द सर्कमफेरेंस, तो जितनी जगह पर ये ऑक्यूपाई होता जाएगा, वो जगह का एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता जाएगा, और उस वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल्स आएंगे उन सभी मॉलिक्यूल्स के साथ ये कोलिजन करेगा। मान लो एक मॉलिक्यूल इधर से आया तो टकरा गया, इधर से आया तो इससे टकरा गया, एक मॉलिक्यूल इधर आया इससे टकरा गया, एक मॉलिक्यूल इधर आया इससे टकरा गया, एक ऊपर आया उससे टकरा गया, एक नीचे आया उससे, सारे मॉलिक्यूल से टकराएगा। एंश्योर करना कि वो मॉलिक्यूल नहीं भाग रहे होंगे, यही भाग रहा है। तो ये जितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, उस वॉल्यूम में जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे, ये उन सबके साथ कोलिजन करने वाला है। राइट? बिल्कुल राइट, अच्छी बात है। तो मैंने मान लिया कि कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे। हाँ, मुझे एक बात पता है कि अगर यूनिट वॉल्यूम होता है, एक वॉल्यूम होता है कोई चीज का, तो उसमें एन स्टार मॉलिक्यूल्स होते हैं, एन स्टार मॉलिक्यूल्स होते हैं। नाउ व्हाट विल बी द वॉल्यूम दिस मॉलिक्यूल इन यूनिट टाइम? सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दिस मॉलिक्यूल इन यूनिट टाइम, वो पता करते हैं। तो वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम occupied by a gas molecule, by a gas molecule in यूनिट टाइम कितना होगा बताओ? एरिया क्या है? ये एक सिलेंडर बन रहा है, क्लियर दिख रहा है आपको? मॉलिक्यूल एक सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर यू डिस्टेंस जा रहा है। मान लो मैं एक मॉलिक्यूल हूं और मैं रोल कर गया, तो मैंने यू डिस्टेंस रोल कर दिया, तो मैंने जो लेंथ इस दौरान कवर की है वो यू करी है, और अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना लेकर रखा था?
पाई आर स्क्वायर, आर मतलब मेरा रेडियस जो इस बार हो गया 2r के बराबर, और 2r हो गया भाई साहब सिग्मा के बराबर। नाउ द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर इज सिग्मा। रेडियस आर मत मानना, आर तो इतना ही है, रेडियस विल बी आर प्लस आर, यानी कि 2r। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो रेडियस विल बी आर प्लस आर यानी कि 2r, तो इट विल बी सर्कुलर का जो रेडियस है वो r प्लस आर है, मतलब जो सिलेंडर है उसका जो रेडियस है वो r प्लस आर यानी कि 2r है। तो फिर सिलेंडर का सरकम जो डायमीटर का जो बेस होता है उसका एरिया क्या बन जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो इट विल बिकम पाई इंटू 2r का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस जो है उस सिलेंडर का जो बेस है, सर्कुलर बेस है, उसकी जो रेडियस है वो r नहीं है, वो 2r है। भाई सिलेंडर ये पूरा ये सिलेंडर है, तो ये r और r ये है रेडियस 2r, ये r और r, ये ऊपर r और r प्लस r 2r इसका रेडियस है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 4r डायमीटर है पूरी और 2r इसका रेडियस है, और 2r को आप सिग्मा मानते हो, तो वॉल्यूम विल बिकम व्हाट? एरिया ऑफ सर्कल, जो नीचे बेस का सर्कल है वो है दैट इज पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई सिग्मा स्क्वायर, पाई 2r का स्क्वायर हो जाएगा। तो इट विल बी पाई सिग्मा स्क्वायर इनटू यू बार, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो यू बार ट्रैवल कर रहा है, तो वो सिलेंडर की हाइट हो गई भाई, ये यू बार, ये सिलेंडर की हाइट हो गई। तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो इट इज यू बार विच इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो इट विल बी यू बार, इट विल बी यू बार। ये तो वॉल्यूम आया है, ये तो वॉल्यूम आया है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इन यूनिट टाइम इज पाई सिग्मा स्क्वायर यू बार, ये वॉल्यूम आया है, और ये यूनिट टाइम में ऑक्यूपाई हुआ है। सारा खेल यूनिट टाइम पर चलेगा, हम कोई और टाइम नहीं ले सकते, हम यूनिट टाइम लेंगे। यूनिट टाइम कैन बी 1 सेकेंड, कैन बी 1 मिनट, कैन बी 1 आवर, कैन बी 1 डे, कुछ भी हो सकता, बट होगा 1। स्टैंडर्ड इज 1 सेकेंड, तो हम यूनिट टाइम 1 सेकेंड में लेंगे। एक बात क्लियर हो गई, यूनिट टाइम इज इन सेकेंड। अब नंबर ऑफ कोलिजन्स इन यूनिट वॉल्यूम मैंने मान लिया n स्टार है। ये मैंने कैसे माना? मैंने मान लिया कि यूनिट वॉल्यूम में जो मॉलिक्यूल्स की संख्या है वो n स्टार है, तो भैया जितने मॉलिक्यूल्स की संख्या होंगे उतने कोलिजन होगा ना यार। मैंने एक मॉलिक्यूल तो ऑब्जर्वेशन में रख लिया, अब वो मान लो 5 मॉलिक्यूल है, तो पांचों मॉलिक्यूल से 5 बार टकराएगा ना, सबसे एक बार टकराएगा तो 5 कोलिजन्स होंगे। तो पहले वो एक मॉलिक्यूल से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, फिर पांचवें से, सबसे एक बार टकराएगा तो कितने कोलिजन्स होंगे? 5 ही कोलिजन्स ना होंगे। तो जितने पार्टिकल्स होंगे भैया उतने कोलिजन्स होंगे। तो मैंने यूनिट वॉल्यूम में मान लिया n स्टार पार्टिकल्स हैं, तो इतने ही कोलिजन्स होंगे। n स्टार मॉलिक्यूल से तो इतने ही कोलिजन होंगे, लेकिन ये होंगे यूनिट वॉल्यूम में। So this will be equal to total number of collisions in unit volume. So this will be equal to number of collisions in unit volume. अब क्या हमें यूनिट वॉल्यूम का जिक्र करना है? नहीं, हमें तो इतने वॉल्यूम में जिक्र करना है। So therefore number of collisions, ध्यान से सुनते हुए चलना, नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय अ गैस मॉलिक्यूल in total volume per unit time is equal to what? ध्यान से देखना, पाई सिग्मा स्क्वायर यू बार इंटू एन स्टार। समझ में आया? सो इट विल बी पाई सिग्मा स्क्वायर यू बार इंटू एन स्टार, क्योंकि पाई सिग्मा स्क्वायर यू बार क्या था? इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दैट मॉलिक्यूल जब वो u बार डिस्टेंस ट्रैवल करता है, यानी कि वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है जो यूनिट टाइम में वो ट्रैवल कर रहा है। और फिर इनटू n स्टार क्यों किया? क्योंकि एक यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ कोलिजन्स थे वो n स्टार थे। बेसिकली n स्टार जो थे वो मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन यूनिट वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही ना कोलिजन होगा, तो उतने कोलिजन्स होंगे यूनिट वॉल्यूम में। अब हमें यूनिट वॉल्यूम में कोलिजन्स नहीं निकालने, हमें तो टोटल इस वॉल्यूम में कोलिजन्स निकालने। ये जो सिलेंडर का वॉल्यूम है जिसमें वो u बार डिस्टेंस ट्रैवल करा है यूनिट टाइम में, तो इतना वॉल्यूम वो यूनिट टाइम में ऑक्यूपाई करा है। तो इस यूनिट टाइम में ऑक्यूपाइड किए गए वॉल्यूम में टोटल कोलिजन्स कितने होंगे? सो द टोटल कोलिजन्स विल बी पाई
सिग्मा स्क्वायर यू बार एन स्टार। वहां थोड़ा कोने में लिखा हुआ है, मैं इसको और ऊपर लिख रहा हूं ढंग से, उस वाली लाइन को मैं यहां लिख रहा हूं, यहां पर देखो, देयरफॉर फिर से नंबर ऑफ कोलिजन्स किसमें? बाय अ गैस मॉलिक्यूल, किसमें? इन टोटल वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, फिर से लिख रहा हूं मैं, पाई सिग्मा स्क्वायर यू बार, ये तो वॉल्यूम हो गया, और इनटू एन स्टार जो कि नंबर ऑफ कोलिजन्स यूनिट वॉल्यूम में हो गया। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इनटू टोटल वॉल्यूम कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स आ गए यूनिट उसी वॉल्यूम में, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स आ गए उसी वॉल्यूम में। ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको ध्यान रखना। तो ये हो गया पाई सिग्मा स्क्वायर यू बार एन स्टार, ये कोलिजन्स आ गए, ये कोलिजन आ गया। तो ये हो गया पाई सिग्मा स्क्वायर यू बार एन स्टार, पाई सिग्मा स्क्वायर यू बार एन स्टार। वही चीज मैंने यहां लिखी है, अगर यहां जिसको क्लियरली नहीं दिख रहा हो वो वहां ऊपर देख सकता है, क्योंकि सेम लाइन मैंने वहां रिपीट करके लिखी है। क्लियर हो गया? तो ये वो कोलिजन्स है जो किसमें हो रहे हैं? पूरे वॉल्यूम में हो रहे हैं, पूरे वॉल्यूम में हो रहा है। और ये कौन सा वॉल्यूम है? जो यूनिट टाइम में हमारा गैस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करता है, यूनिट टाइम में हमारा गैस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करता है। और उसमें जितने पार्टिकल्स आएंगे वो सबसे कोलाइड करेगा। कितने भी पार्टिकल्स हो सकते हैं वो, मान लो सबसे कोलाइड, मान लो 5 पार्टिकल्स है यहां पर 4 पार्टिकल्स और मान लेते हैं। ये एक मॉलिक्यूल हमारा ऑब्जर्वेशन का, और एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये रहा, फिर एक मॉलिक्यूल ये रहा, फिर एक मॉलिक्यूल ये रहा, तो सबसे कोलाइड करेगा। तो एक बार वो इससे कोलाइड करेगा, एक बार इससे कोलाइड करेगा, एक बार इससे कोलाइड करेगा, एक बार इससे, सबसे वो कोलाइड करेगा बारी बारी से। इंश्योर करेंगे उस समय ये रुके हुए होंगे। हालांकि अभी अब हम इसको भी चलाने वाले हैं, तो ये अभी फिलहाल हम मान लेते हैं कि ये रुके हुए हैं, लेकिन ये सभी मॉलिक्यूल से बारी बारी से कोलाइड करेगा। तो कितनी कोलिजन्स कर रहा है? 1 2 3 4, क्योंकि 4 ही मॉलिक्यूल है ना, ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन वाला मॉलिक्यूल है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 मॉलिक्यूल से कोलाइड कर रहा है। क्लियर हो गया? तो कितने मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा भाई? जितने मॉलिक्यूल वहां अवेलेबल होंगे। तो हमने मान लिया n स्टार मॉलिक्यूल अवेलेबल है, हमने मान लिया n स्टार मॉलिक्यूल अवेलेबल है यूनिट वॉल्यूम में, और हमने टोटल वॉल्यूम निकाल लिया कितना है। तो n स्टार मॉलिक्यूल एक वॉल्यूम में है, तो इतने वॉल्यूम में इनटू दिस कर दो, तो टोटल कोलिजन्स आ जाएंगे। तो टोटल कोलिजन्स आ गए ये वॉल्यूम इनटू n स्टार करके, वॉल्यूम इनटू n स्टार करके। समझ में आया वॉल्यूम इनटू n स्टार का रोल? समझ में आया? अभी खत्म नहीं हुई कहानी, अभी यहां पर आगे बढ़ना है अपन को। इतना खेल समझ में आया? कोई भी डाउट नहीं है यहां पर? ये पूरी चीज हम लोग कर रहे हैं क्या करने के लिए? अभी पूरा हम लोग कोलिजन फ्रीक्वेंसी देखना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि भैया कोलिजन्स जो होते हैं वो किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, मीन फ्री पाथ का क्या डेरिवेशन होगा, क्या मीन फ्री पाथ किस पर डिपेंड करेगा, वो सारी चर्चा हम यहां पर करना चाहते हैं। तो फिलहाल कल अभी जो एक्सप्रेशन आया वो समझ में आया अपने पास, पाई सिग्मा स्क्वायर यू बार एन स्टार। क्या है ये? फिर से एक बार लिख रहा हूं आपके सामने, देखेंगे यहां पर एक बार और। सो इट इज पाई सिग्मा स्क्वायर यू बार इंटू एन स्टार। ये एक्सप्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया अभी फिलहाल? ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। अब इसमें हम वो चेंजेस करेंगे जो हमने अज्यूम किए। हमने क्या अज्यूम किया भाई? हमने अज्यूम किया है कि हमारा ये मॉलिक्यूल ही चल रहा है, ये सब स्टेशनरी है, ये सब रुके हुए हैं। बट असलियत में ऐसा नहीं है, ये सब भी मूव कर रहे हैं, और ये सब भी मूव कर रहे हैं, तो ये भी जा रहा है यू बार से, ये भी मान लो आ रहा है यू बार से। ऐसा ही होगा बेसिकली। तो हम ये नहीं मानेंगे, हम ये बिल्कुल नहीं मानेंगे कि सिर्फ यही मॉलिक्यूल चल रहा है। वो तो हमने उस समय इस एक्सप्रेशन तक को लाने के लिए मान लिया था कि सिर्फ ये चल रहा है और ये सब स्टेशनरी है। अब हम मानेंगे कि ये तो चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। तो अब उसमें बदलाव क्या होगा? अब उसमें बदलाव क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे। ये मेरा मॉलिक्यूल है ग्रीन वाला, उसको ग्रीन वाला ही बनाते तो ज्यादा बेहतर है। ये मेरा मॉलिक्यूल है ग्रीन वाला, ये ठीक है, ये आ रहा है यहां से, ये आ रहा है यहां से,
ठीक है, और ये मेरा एक मॉलिक्यूल है, ये आ रहा है यहां से, ये एक और मॉलिक्यूल है जिससे हमने कहा वो टकराएगा उससे, ये वो दूसरा मॉलिक्यूल है, ये वो दूसरा मॉलिक्यूल है। तो ये एक वो मॉलिक्यूल है जो यहां पर आ रहा है, और सच दैट दे विल इंटरसेक्ट, दे विल कोलाइड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये एक और मॉलिक्यूल है, ये भी चल रहा है, ये भी उसी स्पीड से चलेगा, जाहिर सी बात है क्योंकि हमने एवरेज स्पीड निकाली है। तो अगर हम कह रहे हैं ये यू बार से चल रहा है तो ये भी यू बार से चलेगा, दोनों यू बार एवरेज स्पीड से चलेगा। और मान लेते हैं अब ये दोनों यहां कहीं टकराएंगे, यहां पर भाई साहब दोनों मॉलिक्यूल भिड़ जाएंगे, तो दोनों मॉलिक्यूल टकराएंगे, तो थोड़ा सा इसको इनका जो टकराने वाला सीन है वो थोड़ा सा अपन यहां पर दिखा दें। तो ये मॉलिक्यूल यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, और क्रैश थटैक, यहां पर वो इससे टकरा गया। किस स्पीड से गया? ये भी यू बार से। अब इसने बना लिया 90 डिग्री का एंगल। ये एक नया अजम्पशन है जो मैं मानकर चल रहा हूं। वैसे ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि जब दो मॉलिक्यूल टकराएंगे तो वो दो मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर एंगल, वो किसी भी एंगल से टकरा सकते हैं, लेकिन हमने अज्यूम कर लिया 90 डिग्री। और अगर मॉलिक्यूल परफेक्ट स्फीयर है तो वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि दो बॉल्स, जब भी आप कहीं से भी एक बॉल ले लो, क्रिकेट की वो प्लास्टिक वाली बॉल्स आती है उसको ले लो और दूसरी बॉल को कहीं से भी हिट करो, वो सब जगह से उससे एंगल 90 डिग्री बनाएगी, बिकॉज वो हमेशा उसके टेंजेंट पे टकराएगी। और जब टेंजेंट पे टकराएगी तो हमें पता है जो टेंजेंट का एंगल होता है सर्कल के सेंटर से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो टेंजेंट पे, तो इट इज ऑलवेज अ 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, तो इट इज ऑलवेज अ 90 डिग्री। तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो यहां पर ये जो डिस्टेंस होगी ये आपको मिल जाएगी, ये जो डिस्टेंस होगी ये आपको मिल जाएगी, ये बेसिकली ये सेंटर से सेंटर तक की ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। एंड दिस डिस्टेंस विल बी नथिंग बट √2u, √2u। So now you will replace this u star with this √2u, √2u। तो अब आप इस √2u से इसको रिप्लेस कर दोगे, तो आपने जो u बार लिखा था वो अब √2u हो जाएगा, √2u। आप चाहो तो u में यहां पर बार लगा सकते हो, बट इट विल बी √2u बार, क्योंकि ये u है, ये u है, ये हमने लगा दिया कौन सा? वेक्टर एडिशन। तो अगर ये u से जा रहा है, ये u से जा रहा है, मतलब ये u डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है यूनिट टाइम में, ये u डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है यूनिट टाइम में, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये √2u बार हो जाएगी, क्योंकि u बार अगर स्पीड है तो इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम, वो अपन देख चुके हैं। तो यहां पर ये √2u हो जाएगा। तो अब आपका u जो होगा वो √2u से रिप्लेस हो जाएगा, √2u बार से। क्यों u बार √2u बार से रिप्लेस होगा? बिकॉज अब आपने मान लिया ये मॉलिक्यूल्स भी चल रहे हैं, तो √2u बार से रिप्लेस होगा। और ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? ऐसे n स्टार मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट? क्योंकि n स्टार आपने यूनिट वॉल्यूम में माने थे, तो ऐसे n स्टार मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हर बार जो कोलिजन होगा वो n स्टार टाइम्स हो जाएगा। 5 मॉलिक्यूल से तो 5 बार हो जाएगा, 10 मॉलिक्यूल है तो 10 बार हो जाएगा, n स्टार मॉलिक्यूल से तो n स्टार बार हो जाएगा। क्योंकि अब इस मॉलिक्यूल की नजर से मत देखो, अब दूसरे मॉलिक्यूल्स की नजर से भी देखो, वो भी तो कोलाइड करेंगे इससे, वो भी तो कोलाइड करेंगे। और ऐसे कितने मॉलिक्यूल से? n स्टार। पहले तुमने देखा था ये एक मॉलिक्यूल n स्टार मॉलिक्यूल से टकराता है, अब तुम देख रहे हो कि n स्टार मॉलिक्यूल सब एक एक करके इससे टकराएंगे, तो वो मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, तो टोटल कोलिजन जो होगा वो, ये तो सिंगल गैस मॉलिक्यूल की वजह से, ये तो बाय अ गैस मॉलिक्यूल की वजह से, बाय अ गैस मॉलिक्यूल मतलब ओनली अ सिंगल गैस मॉलिक्यूल, बट देयर आर नॉट सिंगल गैस मॉलिक्यूल, देयर आर n स्टार मॉलिक्यूल्स। तो टोटल n स्टार मॉलिक्यूल से कितना कोलिजन होगा? एक और बार इसमें n स्टार आ जाएगा, एक और बार इसमें n स्टार आ जाएगा। तो अब देखना अगला खेल देखना। सो नाउ वो पिछली लाइन वापस लिख रहा हूं मैं, यहां पर पिछली लाइन वापस लिख रहा हूं। सो सिंस, ध्यान से सुनना, सिंस नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय अ गैस मॉलिक्यूल इन टोटल वॉल्यूम, number of collisions by a gas molecule in total volume per unit time,
इज इक्वल टू क्या था, पाई सिग्मा स्क्वायर यू बार एन स्टार, राइट, ये था। देयरफॉर अब एक मॉलिक्यूल थोड़ी ना टकरा रहा है, हमने ये माना था एक मॉलिक्यूल तब टकराएगा जब एक ही मॉलिक्यूल चल रहा है, अब तो सारे चल रहे हैं ना, और सारे बोले तो एन स्टार, तो अब एन स्टार मॉलिक्यूल से कोलिजन कितना होगा, देयरफॉर नंबर ऑफ कोलिजन्स, ध्यान से सुनेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय एन स्टार गैस मॉलिक्यूल्स, by n star gas molecules in total volume per unit time is equal to कितना होगा देखना, पाई सिग्मा स्क्वायर तो होगा बिकॉज दिस वॉज द वॉल्यूम, u बार विल रिप्लेस्ड बाय रूट टू यू बार, तो रूट टू u bar, रूट टू यू बार, दिस विल बी रूट टू यू बार, u बार जो होगा वो रूट के बाहर होगा, ये बात याद रखना, तो दिस विल बी रूट टू यू बार, तो रूट टू यू बार इंटू एन स्टार, ये पहला वाला एन स्टार है जो ऑलरेडी यहां पर था, इंटू एन स्टार, क्योंकि अब एन स्टार गैस मॉलिक्यूल्स है, तो दिस विल ऑल्सो गेट मल्टीप्लाइड विथ एन स्टार, तो दिस विल बी इक्वल टू पाई सिग्मा स्क्वायर रूट टू यू बार इंटू एन स्टार का स्क्वायर, एन स्टार का स्क्वायर, ये आना चाहिए क्या, कोलिजन एन स्टार गैस मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम में कोलिजन होगा। लेकिन क्या अपन को नहीं लगता कि इस कोलिजन का हमें आधा भी करना चाहिए? पूछो क्यों? एक गैस मॉलिक्यूल ने तो कोलिजन किया था रूट टू पाई सिग्मा स्क्वायर यू बार एन स्टार, फिर हमने कहा कि भाई एन स्टार मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो कितना कोलिजन करेंगे, तो हमने यू को रिप्लेस कर दिया रूट टू यू बार से और एन स्टार को और मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्सप्रेशन आ गया पाई सिग्मा स्क्वायर रूट टू यू बार एन स्टार का स्क्वायर। लेकिन इसमें हमने जो कोलिजन देखे वो ये देखे कि जब एक गैस मॉलिक्यूल एक पहले जो स्टेशनरी था उस मॉलिक्यूल से टकराएगा, तो अब आप देख रहे हो कि वो मॉलिक्यूल जब इससे टकराएंगे तो कहने को तो कोलिजन एक ही हुआ ना भाई। मानकर चलो इसमें वो कोलिजन्स ऐड हो गए, टोटल कोलिजन्स में समझना, जिसमें मैं अगर एक गैस मॉलिक्यूल हूं और तुम एक दूसरे गैस मॉलिक्यूल हो, तो मैं तो पहले से यू बार से चल रहा हूं, मान लो मैं वो मॉलिक्यूल हूं जो अंडर ऑब्जर्वेशन हूं और तुम वो मॉलिक्यूल हो जो स्टेशनरी हो, तो एक बार मैं तुमसे टकराया और फिर जब मैंने मान लिया कि तुम्हारे पास भी स्पीड है तो फिर तुम मुझसे भी टकराए, तो कहने को तो ये कोलिजन एक ही हुआ ना। इसको हमने दो क्यों माने? मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार मैं तुमसे टकराया, एक बार तुम मुझसे टकराए, तो वो कोलिजन तो एक ही हुआ ना उस टाइम पर। तो इसमें हमने वो कोलिजन्स को डबल बार इंक्लूड कर लिया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये वो कोलिजन था जब एक मॉलिक्यूल एन स्टार मॉलिक्यूल से टकराता है, ये वो कोलिजन था, इतना एक्सप्रेशन अगर देखोगे तो ये वो कोलिजन था जब एक मॉलिक्यूल एन स्टार मॉलिक्यूल से टकराता है। लेकिन फिर जब एन स्टार मॉलिक्यूल से एक दूसरे से टकराते हैं तो इनटू एन स्टार कर दिया, तो ये टोटल कोलिजन आ गया एन स्टार करके, ये टोटल कोलिजन आ गया एन स्टार करके, इनटू एन स्टार एक और बार कर दिया जिससे वो स्क्वायर हो गया। लेकिन इसमें कोलिजन्स जो है वो दो बार आ गए। कैसे? मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, ये इस मॉलिक्यूल से टकरा रहा है एक बार, तो उसी टाइम ये इससे भी टकरा रहा है। अब इस कोलिजन को उन्होंने दो मान लिया, जबकि असल में ये दो नहीं है, ये एक ही कोलिजन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये दो कोलिजन नहीं है, ये इससे टकराया, ये इससे टकराया, तो दीज आर नॉट टू कोलिजन, दिस इज ओनली वन कोलिजन। तो उसमें ये डबल काउंट हो गया है। तो अब अपन क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड बाय 2 करेंगे, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन में डिवाइड बाय 2 कर देंगे। अब हमारा आया है सही एक्सप्रेशन। ऊपर से रूट 2 ऊपर था, नीचे 2 है, तो नीचे बस रूट 2 बचेगा। तो इस एक्सप्रेशन को हम और रीराइट करके लिख सकते हैं। अभी बहुत बचा, अभी तो हमने शुरुआत करी है, डिटेल में आपको पूरा डेरिवेशन करवा रहे हैं। सो नाउ नंबर ऑफ कोलिजन्स, ध्यान से सुनेंगे, अल्टीमेट एक्सप्रेशन तो हमारा आ गया है। नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय एन स्टार गैस मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स है? एन स्टार गैस मॉलिक्यूल्स,
n star gas molecules in total volume per unit time is equal to per unit time is equal to कितना हो जाएगा? ये √2 से अपन 2 काट देंगे तो 1/√2 बचेगा, तो इट विल बी 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर u बार n स्टार का स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल एक फाइनल एक्सप्रेशन के तौर पर आएगा। ये फाइनल एक्सप्रेशन के तौर पर आएगा जिसमें ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? सो दिस इज द नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ n स्टार गैस मॉलिक्यूल्स इन टोटल वॉल्यूम पर यूनिट टाइम विच इज इक्वल टू 1/√2 इंटू पाई स्क्वायर इंटू पाई सिग्मा स्क्वायर u बार इंटू n स्टार का स्क्वायर। यहां याद रखना सिग्मा जो है वो 2r के बराबर है, तो कई बुक्स में आप 2r देखोगे, आप रख सकते हो बट कंफ्यूजन होगा, इसलिए आप 2r को मत रखना, आप सीधा सिग्मा रखना, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू 2r के बराबर होता है। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आएगा। अब यहां पर देखो अपने पास ये एक एक्सप्रेशन आ रहा है जो सारे n स्टार गैस मॉलिक्यूल्स के कोलिजन की वजह से आ रहा है। तो देखो पहले तो ये हो गया अपना Z11, ये हो गया अपना Z11, ठीक है। यहां जो Z1 आ रहा है, यहां जो एक और एक्सप्रेशन आ रहा है, ये Z1 होगा, लेकिन हमें इस कोलिजन को भी, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो हमने निकाली है, नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय गैस मॉलिक्यूल इन टोटल वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वो हमने सिर्फ एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी के हिसाब से अज्यूम करके निकाली है। मतलब ये वाला एक्सप्रेशन हमने कब निकाला है? जब हमने माना है एक मॉलिक्यूल है वो स्टेशनरी वाले मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करेगा। तो अब एक काम करते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन भी हम तब निकाल लेते हैं जब सारे मॉलिक्यूल्स एक u एवरेज की वेलोसिटी से चल रहे हैं, एक u बार एवरेज वेलोसिटी से चल रहा है। तो इस एक्सप्रेशन में u बार रिप्लेस हो जाएगा अगेन √2u से, अगेन √2u से। तो ये एक्सप्रेशन को हम रीराइट करेंगे तो क्या आ जाएगा? पाई सिग्मा स्क्वायर u बार की जगह √2u बार इंटू n स्टार, इंटू n स्टार। अब ये एक्सप्रेशन कौन सा है? ये एक गैस मॉलिक्यूल का ही है, एक गैस मॉलिक्यूल का ही है, लेकिन कब है? जब सारे मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं। तो ये एक गैस मॉलिक्यूल्स के द्वारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी है और ये n स्टार गैस मॉलिक्यूल के द्वारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। तो इसको हम बोल देते हैं Z1। ये हो गया हमारा Z1। तो ये Z1 कब होगा? इट्स अ कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंगल गैस मॉलिक्यूल। It's a collision frequency of a single gas molecule. It's a collision frequency of n star gas molecules. जो n star gas molecules यूनिट वॉल्यूम में जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे उन सबके द्वारा जो कोलिजन होगा वो Z11 होगा, और एक सिंगल मॉलिक्यूल के द्वारा जो कोलिजन होगा वो Z1 होगा। तो सिंगल मॉलिक्यूल के द्वारा Z1, सारे n स्टार मॉलिक्यूल्स के द्वारा Z11। ये डिफरेंस है दोनों में मेनली जो हमको दिखेगा। क्लियर हो गया? तो इसको अपन एक और बार एक्सप्रेशन को रीराइट कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अपने पास है एक Z1 एक्सप्रेशन, पहले देख लो, √2, इसका √2 मैंने बाहर निकाल लिया, पहले निकाल लिया। सिग्मा पाई सिग्मा स्क्वायर u बार n स्टार। तो दिस विल बिकम √2 सिग्मा √2 पाई सिग्मा स्क्वायर म्यू बार इंटू n स्टार, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर म्यू बार n स्टार। दिस इज व्हाट? दिस इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है और हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी देखना चाह रहे थे। सो दिस इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, दिस इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी बाय अ सिंगल गैस मॉलिक्यूल, by a single gas molecule, by a single gas molecule। और ये क्या है? Z11। ये Z11 क्या है? This will be the Z11। Z11 क्या है? So this will be Z11 which is equal to what? 1/√2।
यहां पर 1/√2 आ जाएगा, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर म्यू स्टार, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर म्यू बार एन स्टार का स्क्वायर। और ये 1/√2 क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर हमने √2 से मल्टीप्लाई करा इसको, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय एन स्टार गैस मॉलिक्यूल्स इन टोटल वॉल्यूम पर यूनिट टाइम विल बी सिग्मा पाई सिग्मा स्क्वायर √2u n स्टार इंटू n स्टार बाय 2। बाय 2 क्यों करा? क्योंकि हमने एक बार में 2 कोलिजन्स कैलकुलेट कर लिए थे। हमने कहा कि भैया ये एक बार कोलिजन इसको करेगा, एक बार कोलिजन इसको करेगा, बट एक्चुअल में ये एक ही कोलिजन है, तो इसलिए डिवाइड बाय 2 करा जब हमने टोटल मॉलिक्यूल्स को देखे। इस टाइम नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम तो हमारे पास सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल है, तो हम सीधा u को रिप्लेस कर देंगे √2u से, तो सिंपल √2u से रिप्लेस होगा। तो हमारे पास ये आ गया Z1 कोलिजन फ्रीक्वेंसी बाय सिंगल गैस मॉलिक्यूल, और ये आ गया Z11। अब ये क्या है? इट्स अ कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इट्स अ कोलिजन फ्रीक्वेंसी by n star gas molecules present in unit volume, n star gas molecules present in unit volume। तो ये n star gas molecules के द्वारा है जो यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। क्लियर हो गया? अब हालांकि n स्टार वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम जो देखते हैं मेनली वो सिर्फ Z1 को देखते हैं, मतलब हम लोग सिर्फ एक मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन एक मॉलिक्यूल पर है। तो हम जो आगे एक्सप्रेशन लेकर जाएंगे वो एक मॉलिक्यूल वाला एक्सप्रेशन लेकर जाएंगे, मतलब जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बाय सिंगल गैस मॉलिक्यूल है वो वाला एक्सप्रेशन हम आगे लेकर जाएंगे, और इसका रिलेशन हम लोग देखेंगे कि प्रेशर और टेम्परेचर से क्या होता है। डिफरेंट कंडीशंस पे, डिफरेंट सिनेरियो पे प्रेशर और टेम्परेचर से इसका क्या अलग अलग रिलेशन होगा, उसकी अब हम चर्चा यहां पर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपना। तो लेट्स टेक दिस Z1 हियर, तो इसको Z1 को हम यहां लिख लेते हैं बेसिकली। तो ये हो जाएगा Z1 विल बी इक्वल टू, एक बार एक्सप्रेशन लिख देते हैं, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर म्यू बार एन स्टार। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है बाय सिंगल गैस मॉलिक्यूल, और उस मॉलिक्यूल के द्वारा जो हम अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर इन्वेस्टिगेशन रखे थे। अब क्या करें? प्रेशर और टेम्परेचर से इस Z पर क्या असर पड़ेगा उसको देखते हैं। तो एक काम करते हैं, हम यहां पर आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा पार्ट जो चल रहा है बच्चों, ये चल रहा है आइडियल गैस का पार्ट, मतलब इसमें हम आइडियल गैस की चर्चा कर रहे हैं, आइडियल गैस का डिस्कशन कर रहे हैं। और जब हम आइडियल गैस का डिस्कशन कर रहे हैं तो जितनी भी काइनेटिक थ्योरी में हमने जो भी फॉर्मूले पढ़े अब तक, जो भी चीजें हमने डिराइव करी हैं, वो सब उस कंटेनर के अंदर आइडियल गैस को भरा हुआ है ये मानकर करी है। मतलब वो जो कंटेनर स्टार्टिंग में बनाया है, वो जो मॉलिक्यूल हमने लिया है वो एक आइडियल गैस का मॉलिक्यूल है, ये मानकर हमने पूरा डेरिवेशन और सारी चीजें अब तक पढ़ी है। सिर्फ इस टॉपिक में नहीं, इससे पिछले टॉपिक में भी जितनी चीजें हम पढ़कर आए वो आइडियल गैस को मानकर पढ़कर आए। तो अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करें, सो अप्लाइंग आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT हम लगा सकते हैं, PV इक्वल टू nRT। अब ध्यान से देखेंगे, PV इक्वल टू nRT में PV इक्वल टू व्हाट इज n? n को हम लिख सकते हैं गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर इनटू RT, क्योंकि भैया मोल्स के हमारे पास दो फॉर्मूले, एक गिवन मास अपॉन मोलर मास है, लेकिन यहां हमने गैस का मास नहीं कुछ माना, हमने गैस के मॉलिक्यूल्स माने कि n मॉलिक्यूल्स थे, और बल्कि यूनिट वॉल्यूम में तो n स्टार मॉलिक्यूल्स थे, n स्टार। तो हमने उसको मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में मोल्स लिख दिया, क्योंकि हमें पता है कि भैया जो मोल्स होते हैं वो गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होते हैं। तो मोल्स होते हैं गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ये हमने यहां पर अप्लाई किया है, ये हमने यहां पर अप्लाई किया है, ये हमने अप्लाई किया है यहां पर। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग इसको आगे रीराइट करते हैं। अब देखेंगे यहां पर ये V भी नीचे ले जाए तो ये हो जाएगा P इक्वल टू
इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, P इक्वल टू N अपॉन V नीचे आ गया, इंटू R, ये Na इसके साथ नीचे चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू T। अब यहां पर देखो, N बाय V इज व्हाट? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम जो N स्टार होता है। सो दिस विल बिकम N स्टार, दिस विल बिकम N स्टार। क्यों N स्टार होगा? यहां पर देखो, इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम N स्टार होता है, और यहां पर यह N स्टार ही है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट यूनिट वॉल्यूम, तो ये N स्टार हो गया, इंटू R बाय Na। व्हाट इज दिस R बाय Na? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K, क्योंकि हमें पता है भाई R बाय Na, R एक कांस्टेंट है जो कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, Na एक कांस्टेंट है जो कि एवोगैड्रोस कांस्टेंट है, Na एक कांस्टेंट है जो कि एवोगैड्रोस कांस्टेंट है। दोनों कांस्टेंट को डिवाइड करेंगे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और एवोगैड्रोस कांस्टेंट, तो हमें एक और कांस्टेंट मिलेगा, यानी कि हमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मिलेगा। तो दिस इज K विच इज कॉल्ड एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो ये K हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये भैया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, R बाय Na इक्वल टू K। तो यहां पर हमारे पास इंटू T, ये एज इट इज T लिख दिया, एंड दिस विल बी P इक्वल टू, तो यहां पर हमने P लिख दिया। तो फाइनली एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ गया? फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास P इक्वल टू N स्टार KT, P equal to N star KT. Here N star can be written as P upon KT, P upon KT। तो अब N star जो हो गया वो हमारा P upon KT हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आगे तक ये बहुत हेल्पफुल होगा, इस पर स्टार बना लेंगे कुछ, ठीक है। तो P N स्टार इक्वल टू P अपॉन KT हम लिख सकते हैं। अब N स्टार इक्वल टू P अपॉन KT लिख सकते हैं, तो इस इक्वेशन को अपन रीराइट करते हैं, इस इक्वेशन को अपन रीराइट करते हैं, इस इक्वेशन को रीराइट करते हैं। तो यहां पर हो गया Z1 इक्वल टू, देखते हुए चलेंगे, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर म्यू बार इंटू P अपॉन KT, P अपॉन KT। तो हम यहां पर P अपॉन KT लिख सकते हैं। सो दिस विल बिकम P अपॉन KT। अब हमें पता है म्यू बार जो होता है एवरेज, वो एवरेज किसके बराबर होता है? वेलोसिटी 8 बाय पाई अंडर रूट 8 बाय पाई RT बाय MK। वी ऑल नो कि जो यहां पर एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड वो अंडर रूट 8 बाय पाई RT बाय MK इक्वल होती है, जहां पर 8 बाय पाई कांस्टेंट, R कांस्टेंट और किसी एक गैस के लिए M भी कांस्टेंट। सो दिस इंप्लाइज म्यू बार जो होगा वो अंडर रूट T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, राइट। तो म्यू बार की जगह हम अंडर रूट T से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दें, तो Z1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर रूट T इंटू P अपॉन KT। तो यहां रूट T से एक रूट T कैंसिल, तो Z1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर P अपॉन K रूट T, P अपॉन K रूट T। तो ये हो जाएगा P अपॉन K रूट T, P अपॉन K रूट T। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा। अब ये एक्सप्रेशन पर हम लगा देते हैं गे-ल्यूसेक्स लॉ, इस एक्सप्रेशन पर हम लगा देते हैं गे-ल्यूसेक्स लॉ। तो सीधा टेम्परेचर से हमें रिलेशन पता चल जाएगा। क्या रिलेशन होगा उस पर अभी हम चर्चा करते हैं, बट इतना समझ में आया, N स्टार को हमने P बाई KT लिख लिया, N स्टार P बाई KT हो गया। फिर हमने Z1 के में N स्टार आता था हमारे एक्सप्रेशन में, तो N स्टार की जगह हमने P बाई KT लिख दिया। फिर हमें यह पता था कि जो उसमें एवरेज स्पीड है वो एवरेज स्पीड अंडर रूट 8 बाय पाई
RT/m के बराबर होती है, ये हमने पिछले टॉपिक में ही देख लिया है। तो भैया 8/π/r/m सब कांस्टेंट होता है गैस का, मतलब जो म्यू बार होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी के। तो हमने म्यू बार की जगह √T लिख दिया, √T के प्रोपोर्शनल होगा तो √T लिख दिया। √T ऊपर था, नीचे डिनोमिनेटर में T था, तो डिनोमिनेटर में √T बचेगा, तो दिस विल कम आउट टू बी √T। अब ये √T आ गया है, ठीक है। अब हम इस पर गेल-यूसेक्स लॉ लगाते हैं। ये हमारा एक एक्सप्रेशन आ गया, यानी कि ये आ गया P और T के टर्म्स में। इसमें म्यू बार खत्म हो गया, P और T से वो इस तरीके से डिपेंडेंट रहता है। अब देखो √2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, सिग्मा इज दी कोलिजन डायमीटर जो कांस्टेंट होता है, सिग्मा कांस्टेंट है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो P/√T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो पहली बात ये Z1 का एक्सप्रेशन देखेंगे, तो वी हैव Z1 इक्वल टू √2 पाई सिग्मा स्क्वायर, यही था √2 पाई सिग्मा स्क्वायर P/K√T, P/K√T। तो क्या हम कह सकते हैं Z1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P/√T? क्या हम कह सकते हैं Z1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P/√T? मतलब P/√T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि प्रेशर बढ़ाओगे तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी एक मॉलिक्यूल के द्वारा जो है वो बढ़ेगी, और टेम्परेचर के बढ़ाने से एक मॉलिक्यूल के द्वारा जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो घटेगी। टेम्परेचर बढ़ाने से एक कोलिजन फ्रीक्वेंसी √T के क्योंकि इनवर्सली है, तो P/√T। इसको खैर हम अगर कांस्टेंट प्रेशर ले लें तो गेल-यूसेक्स लॉ के हिसाब से चलते हैं नाउ, गेल-यूसेक्स लॉ के हिसाब से। सो नाउ देखते हुए चलेंगे, अप्लाइंग गेल-यूसेक्स लॉ, वी कैन राइट P इक्वल टू K'(T), क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो P इक्वल टू K'(T). तो यहां पर हम लगा सकते हैं क्या, Z1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की जगह K'(T/√T। K' प्रोपोर्शनलिटी में हट जाएगा, मतलब यहां पर अगर एक्सप्रेशन रखें तो ऊपर वाले में रख देते तो और बेहतर रहेगा। यहां देखेंगे अपन P इक्वल टू K'(T) है, अपन एक काम करते इसमें रख देते इसको, तो Z1 विल बी इक्वल टू, देखते हुए चले, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर P की जगह K'(T/K√T। अब देखो यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखेगा, तो K और K तो ये सब कांस्टेंट। अब देखो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये सिग्मा कांस्टेंट कोलिजन डायमीटर, K' कांस्टेंट, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो यहां पर Z1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/√T, तो √T से √T कैंसिल, तो √T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, ठीक है। तो अगर प्रेशर है तो P/√T के प्रोपोर्शनल है Z1, लेकिन अगर गेल-यूसेक्स लॉ अप्लाई करते हो तो Z1 जो होगा वो √T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। P/√T से डायरेक्टली है या फिर √T से डायरेक्टली है, आप ये एक्सप्रेशन कह सकते हो। तो ये आपके कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगा सिंगल गैस मॉलिक्यूल का, सिंगल गैस मॉलिक्यूल का ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगा। तो ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी से हमें पता चलता है कि जो Z होता है वो √T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और P/√T के से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो P/√T से भी डायरेक्टली है और √T से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां से अपन एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि उसके बाद मैं और भी एक्सप्रेशंस बताऊंगा। अभी मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशंस आएगा, बट यहां से मेनली यहां से अपन को देखना था। तो ये Z1 और Z11 अपन ने मान लिया था, Z1 और Z11 क्लियर होना चाहिए क्या क्या है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पर पूरा कैलकुलेशन है, और फिर यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहां पर कई लोगों के दिमाग में ये बत्ती चल रही होगी कि सर आपने कहा एक बार Z1 जो है P/√T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसमें क्लियर लग रहा है कि √T से इनवर्सली है वो, और यहां आप कह रहे हो कि √T से डायरेक्टली है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो मैं बहुत क्लियर कर दूं, देखो Z1, पहले तो Z1 क्या है, इट्स अ कोलिजन फ्रीक्वेंसी बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल, वो P/√T के प्रोपोर्शनल है। P बदलेगा, √T बदलेगा, तो इस हिसाब से Z1 बदलेगा। लेकिन मान लेते हैं, इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा आगे एक्सपेंड कर रहे हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर इसी एक्सप्रेशन को लिखूं
एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब मैं प्रेशर चेंज नहीं कर रहा हूं, तो एट कांस्टेंट P प्रेशर पर हम कह सकते हैं Z1 जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रूट टी के। Z1 जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रूट टी के। ये कब है? जब प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि इस समय P भी कांस्टेंट रख दिया तो P भी उछक गया, सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी रूट टी पर आएगी। तो एट कांस्टेंट प्रेशर ये रूट टी से प्रोपोर्शनल होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर ये रूट टी से प्रोपोर्शनल होगा। और इसी जगह पर हम ये भी कह सकते हैं दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर ये होता, एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर ये होता तो फिर हमारे पास Z1 जो होता वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता P के। तो Z1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता P के, क्योंकि अगर T कांस्टेंट तो ये उड़ गया, ये उड़ गया, Z1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, Z1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो मतलब जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे उतना कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, होना भी चाहिए, क्योंकि गैस पर ज्यादा प्रेशर मतलब उसको पास पास ला रहे हो, पास पास ला रहे हो तो यानी कि आप उसमें कोलिजन ज्यादा करोगे तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो Z1 बढ़ेगा। रूट टी से इनवर्सली क्यों? क्योंकि कांस्टेंट P है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर के बढ़ाने से Z1 घटेगा। क्यों? क्योंकि उस समय 100% वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे। यह है इसका रिलेशन। अब इसकी बात करें कि यहां हम लिखते हैं Z1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यहां लिखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, यहां लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है? तो भैया ये कब था? कांस्टेंट प्रेशर पे। ये कब था? जब तुमने गेल-यूसेक्स लॉ अप्लाई करा, यानी कि P इक्वल टू K' लिखा। और ये कब अप्लाई करते हो? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये कब अप्लाई करते हो भाई? दिस इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। गेल-यूसेक्स लॉ कब लगाते हो? कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम अगर है तो फिर टेम्परेचर के बढ़ाने से कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, 100% फिर कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। सो दिस इज एट व्हेन द गैस इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब गैस जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर है तब, क्योंकि गेल-यूसेक्स लॉ अप्लाई ही तब होता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, क्योंकि गेल-यूसेक्स लॉ इज अ लॉ ऑफ प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, इट्स अ प्रेशर टेम्परेचर लॉ। तो ये लॉ अप्लाई ही तब होगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा भाई। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तब हमारा रूट टी से कोलिजन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तब रूट टी से हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। बात खत्म। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमें याद रखना है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखना। तो यहां से जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रूट टी के कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा रूट टी से कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। ये लिख लेना। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, अब बेहतर है, अब कंफ्यूजन नहीं है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, तो ये चीज, ये पार्ट, ये पूरी तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो गया। बहुत शानदार। लेट्स मूव टू अनदर पार्ट, अगले पार्ट पर चलते हैं। तो यहां तक तो हमारे को पूरी कहानी समझ में आ गई है, यहां तक हमारी पूरी कहानी क्लियर हो चुकी है। अब हम चलते हैं मीन फ्री पाथ को के एक्सप्रेशन को निकालने के लिए। तो लेट्स कैलकुलेट द मीन फ्री पाथ एक्सप्रेशन। मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन हम लोग यहां पर निकालते हैं, मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ को हम किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। हमने देखा था मीन फ्री पाथ लैम्डा से डिनोट होता है। इट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स होता है, तो इट्स डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स, अपॉन number of collisions. So this will be divided by number of collisions. कितने collisions हो रहे हैं उससे अपन इसको डिवाइड कर देंगे। तो बहुत सिंपल सा खेल है। लैम्डा विल बी इक्वल टू, आप समझेंगे यहां पर, लैम्डा विल बी इक्वल टू, बोलेंगे डिस्टेंस कितना ट्रैवल्ड होगा, जिस स्पीड से वो जा रहा था। एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, अगेन मीन फ्री पाथ हम लोग एक मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो एक मॉलिक्यूल का है, तो मीन फ्री पाथ एक मॉलिक्यूल के निकालेंगे तो इट विल बी
u बार, क्योंकि ये डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है एक यूनिट टाइम में, क्योंकि इतनी स्पीड से जा रहा है वो एवरेज स्पीड से, और जिस स्पीड से जाता है वही डिस्टेंस वो यूनिट टाइम में ट्रैवल करता है, मतलब u बार अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ कोलिजन्स? z1 कोलिजन कर रहा है एक मॉलिक्यूल, तो हमारे पास जो लैम्डा हो गया इट विल बी म्यू बार अपॉन z1। ये हमारा कोलिजन्स हो गए, तो दिस विल बी लैम्डा इक्वल टू म्यू बार अपॉन z1। अब एक काम करते हैं, म्यू बार का एक्सप्रेशन से हम रख देते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू z1 का हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं। z1 हमने क्या माना है? z1 कोई सा भी मान लेते हैं, ये वाला लिख लेते हैं, ये वाला लिख लेते हैं, बल्कि हम लोग और z1 जो पहला मानकर चल रहे हैं स्टार्टिंग का वो लिख लेते हैं। तो z1 हमारे पास क्या ही है? √2 पाई सिग्मा स्क्वायर म्यू बार एन स्टार। क्या है हमारे पास? √2 पाई सिग्मा स्क्वायर म्यू बार एन स्टार। क्या क्या कट गया? म्यू बार से म्यू बार तो कट गया, यहां पर एवरेज स्पीड से ये एवरेज स्पीड कट गई, कट गई। क्या बचेगा हमारे पास? लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन क्या क्या बच गया? लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्टार। एन स्टार था, याद करें एन स्टार क्या था? याद करें एन स्टार क्या था? यहां पर देखेंगे एन स्टार P बाई के टी के बराबर रख दे, एन स्टार P बाई के टी, तो एन स्टार P बाई के टी है, तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा P बाई के टी, मतलब के टी ऊपर, तो यहां हो जाएगा के टी अपॉन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर और ये P। ये हमारे पास रिलेशन आ गया किसका? मीन फ्री पाथ का। तो ये मीन फ्री पाथ का रिलेशन आ गया। दिस इज द रिलेशन ऑफ मीन फ्री पाथ, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। जस्ट लाइक Z1, जितना Z1 इंपॉर्टेंट था इस टर्म्स में, इस टर्म में जितना Z1 इंपॉर्टेंट था उतना ही हमारा ये इंपॉर्टेंट है। ये तो बाद में हमने उस पर केसेस लगाए। ये हमारे पास Z1 का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जैसे था वैसे ही हमारे पास ये लैम्डा का यानी कि मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन है। यहां पर भी आप केस देख सकते हो कि जो मीन फ्री पाथ है वो T बाई P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इससे ये क्लियर होता है, इससे ये क्लियर होता है कि जो लैम्डा है वो मीन फ्री पाथ, क्यों? क्योंकि K कांस्टेंट है, √2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, सिग्मा कोलिजन डायमीटर कांस्टेंट है, तो सिर्फ T और P वेरिएबल है, तो लैम्डा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अपॉन P। तो लैम्डा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अपॉन P। तो लैम्डा जो होगा वो T अपॉन P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि टेम्परेचर अपॉन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर वही कोई भी चीज हम कांस्टेंट मानेंगे, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट मानेंगे तो उस हिसाब से हम अलग अलग लॉ लगाकर इसका एक पर्टिकुलर पार्ट पे रिलेशन देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल लैम्डा जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T बाई P के। तो ये हमें समझ में आता है कि लैम्डा जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T बाई P के, और जबकि कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो थी वो P बाई √T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। देखो टेम्परेचर और प्रेशर पे वो भी डिपेंड करती है, तो जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी थी वो P बाय √T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। ठीक है, तो ये दो चीजें जो है ये हमें यहां से समझ में आती हैं। ये दो चीजें कि लैम्डा जो है वो T बाय P के डायरेक्टली है और Z1 जो है वो P बाय √T के डायरेक्टली है। ठीक है, रिवर्स कंडीशन से, रिवर्स कंडीशन से होनी भी चाहिए, क्योंकि लैम्डा और Z1 इनवर्सली होते हैं। लैम्डा और Z1 इनवर्सली होते हैं, लैम्डा और Z1 इनवर्सली होते हैं, क्योंकि म्यू बार अपॉन Z1, जितने ज्यादा कोलिजन्स लैम्डा की वैल्यू उतनी कम, बिकॉज मीन फ्री पाथ है, एवरेज है फ्री पाथ का, तो वो डिवाइड कर कर निकल रहा है एवरेज। अब वो डिवाइड करने वाला नंबर अगर बड़ा होगा तो एवरेज कम निकलेगा, अगर डिवाइड करने वाला नंबर बड़ा होगा तो एवरेज कम निकलेगा। क्लियर हो गया? तो ये कुछ एक्सप्रेशन है जो हमें याद रखने हैं, क्योंकि इस पर बेस्ड हमारे पास, इस पर बेस्ड हमें क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, और अगर न्यूमेरिकल आएंगे तो इस पर सीधे न्यूमेरिकल आएंगे, इस पर ये लैम्डा की वैल्यू पर न्यूमेरिकल आएंगे, या फिर ये Z1 की वैल्यू पर न्यूमेरिकल आएंगे। ये Z1 के साथ याद रखना है Z11 भी, इसको नहीं भूलना है। हालांकि ये इतना काम नहीं आएगा काउंट ऑन मी जितना Z1 आएगा, बट फिर भी कुछ कह नहीं सकते, JEE है भाई, कुछ नहीं कह सकते। वहां पर आपको हो सकता है Z1 भी आपको इतना ही काम पे आ जाए, Z1 भी आपका उतना ही यूज पर आ जाए। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार, इस पार्ट का तो आप स्क्रीनशॉट पहले ही ले चुके हो, इस पार्ट का स्क्रीनशॉट आप एक बार
ले चुके हो, चाहो तो एक बार और ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, इधर भी स्क्रीनशॉट ले। और भैया स्क्रीनशॉट का मतलब ये नहीं है कि अपने मोबाइल की गैलरी में उसको सजा के रखना है, स्क्रीनशॉट को सिर्फ लेने का पर्पस ये होता है कि जब आपका नेट पैक खत्म हो जाए, आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं हो, तो भी आपकी पढ़ाई ना रुके, आप प्रॉपर नोट्स बनाएं, उस दौरान नोट्स को प्रॉपर कॉपी करें, अपने मोबाइल फोन से स्क्रीनशॉट के थ्रू नोट्स पूरे बनाएं, और अल्टीमेटली नोट्स ही आपको मदद देंगे, स्क्रीनशॉट नहीं देगा, स्क्रीनशॉट तो मिलेगा भी नहीं लास्ट मोमेंट पे। जो नोट्स आप लगातार बनाते हुए चलोगे वही हेल्प करेंगे आपको डीपीपी सॉल्व करने में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में, सारी चीजें सॉल्व करने में वही हेल्प करेंगे। तो इसलिए प्लीज स्क्रीनशॉट अभी ले लो फिलहाल, लेकिन इसको कोशिश करना कि नोट्स में बनाए। और ये वो रिलेशन है जो हम लोग सब में देखते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें यहां से मिलते हैं। बाकी अगर कोई लेक्चर आपका यूट्यूब पर मिस आउट हो रहा है, क्योंकि YouTube पर समस्या क्या होती है, YouTube पर इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है कि कभी समझ नहीं आता कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें। इतना कुछ पढ़ने के लिए है कि हमें ये नहीं समझ में आता कि जैसे अगर अभी आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया YouTube से, तो अब इसके अगला टॉपिक कौन सा पढ़े, या इससे पहले का टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहिए था, या इसमें अगर हमने थ्योरी पढ़ी है तो अब इसके क्वेश्चंस कहां से लगाए। कोई वीडियो मिल जाए जिसमें क्वेश्चन 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 आ जाए, हम सॉल्व करने बैठ जाएं, या कोई शीट हमें मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए, तो YouTube पर ये थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। तो इस समस्या का समाधान है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाकर देखना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जब आप लेक्चर देखने आते हो तो यहां पर आपको सब कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में मिलता है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलता है, पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स यहां पर आपको मिलता है। जैसे आप होम पेज पर आओगे तो आपको यहाँ एग्जाम्स की कैटेगरी मिलेगी। अगर आप सीबीएसई 12 बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो सीबीएसई K-12 में आओ, अगर आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो तो आप IIT JEE में जाओ। वहां पर आपको सभी के यहाँ पर लेक्चर्स दिखेंगे। मेरा लेक्चर केमिस्ट्री का जैसे आपने ओपन करा तो आपको यहाँ पर पूरे चैप्टर की पहली तो लिस्टिंग मिलेगी, जो जो चैप्टर अपन ने कर लिए सबके आगे ड्यूरेशन होगा, चैप्टर के लेक्चर्स कितने वो भी लिखा होगा, और हर लेक्चर का ड्यूरेशन लिखा होगा, सो दैट आप टाइम टेबल के हिसाब से प्लान आउट कर लो कि आज मैं ये 2 लेक्चर ये देख लूंगा, कल सुबह उठ के 1 लेक्चर ये देख लूंगा, शाम को डीपीपी ये वाली सॉल्व कर लूंगा। पूरा टाइम टेबल से चलेगा और पूरे टॉपिक आपको सीक्वेंस में मिलेंगे, पहला टॉपिक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। कहीं सीक्वेंस को लेकर भटकने की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना कि कहां शुरू करूं कहां खत्म करूं, प्रॉपर सीक्वेंस आपको यहां से मिलता है। यहां पर आपको देखो पीडीएफ का एक आइकन दिख रहा होगा, ये वो शीट्स हैं जिनके मैं जिक्र कर रहा हूं। हर टॉपिक के बाद आपको प्रैक्टिस शीट्स देते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हैं हर टॉपिक के बाद। और इतना ही नहीं, चैप्टर खत्म होने के बाद प्रीवियस ईयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वन शॉट, टेस्ट सीरीज, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सब कुछ मिलता है आपको यहाँ पर चैनल पर। और क्वालिटी की अगर आप बात करेंगे तो एकदम जैसे यूट्यूब पर आपको हाई क्वालिटी मिलता है भैया वीडियो का, वैसी क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलता है वेबसाइट पर। मतलब इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया है तो आपको ये बिना किसी रुकावट के बहुत हाई क्वालिटी में वीडियो रन होगा, स्ट्रीम होगा। और ऐसा नहीं है, कई लोग सोच रहे होंगे कि सर ने अब वेबसाइट का बोल दिया है तो अब कोई सब्सक्रिप्शन होगा, कोई पैकेज होगा, कोई कोड देंगे सर जिससे डिस्काउंट मिले। तो मैं बता दूं ये सब कुछ नहीं है मैग्नेट ब्रेन्स पर, क्योंकि एकमात्र चैनल ऐसा है जो 100% आपको फ्री एजुकेशन देता है। मतलब ये वीडियो जैसे आप यूट्यूब पर देखते हो ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वैसा वेबसाइट पर भी बिल्कुल फ्री चलेगा। वो जो शीट मैंने बताई है बिल्कुल फ्री डाउनलोड होंगी। और ऐसा नहीं कि मतलब 1, 2, 4 चैप्टर फ्री है, 100% फ्री का मतलब है आपका पूरा सिलेबस फ्री है, पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको फ्री मिलता है, जो कि YouTube के साथ साथ वेबसाइट पर भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो भैया इंतजार किस बात का है, लोगों तक वेबसाइट के बारे में शेयर करें और चैनल को भी शेयर करें। बाकी आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE और नीट में IIT JEE के तो लगातार लेक्चर्स मिल रहे हैं, अब नीट के भी लगातार लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं। नीट केमिस्ट्री, नीट फिजिक्स, नीट बायोलॉजी के एक्सक्लूसिव लेक्चर्स एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा बनाए जा रहे हैं और आप तक पहुंचाए जा रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई को बेहतर कर सके। तो भैया जितने आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, स्कूलमेट्स, बैचमेट्स, कॉलोनी मेट्स हो जो ये चैनल ढूंढ रहे हो कि यार एक ऐसा चैनल मिल जाए जहां नीट की या JEE की तैयारी एक बार में हो जाए, जहां हमें लेक्चर्स तो लगातार मिले, क्वालिटी कंटेंट हमें लगातार मिले, साथ में हमें शीट्स भी मिले, ऐसा नहीं थ्योरी पढ़ाए, शीट्स भी हमें कराएं। या फिर ऐसा चैनल मिल जाए जहां पर हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएं, लाइव डाउट सेशंस हमारे हो, हमारे पास वन शॉट रिवीजन हो, टेस्ट सीरीज हो। मतलब कहने को अगर वो एक वन कंप्लीट सोल्यूशन, वन स्टॉप सोल्यूशन जिसको बोलना चाहिए, उसकी तलाश कर रहे हैं JEE या नीट के एस्पिरेंट्स, तो उन तक इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, वीडियो का लिंक भी शेयर करें उनको, क्योंकि ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत कम है यूट्यूब पर अवेलेबल। मॉलिक्यूलर कोलिजन्स जो होता है बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, और आप देख लो मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको 2 चीजें एक्स्ट्रा ही मिलेंगी, कम कुछ नहीं मिलेगा।
तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लोगों तक चैनल के बारे में अवेयर कराएं, लोगों को पहुंचाएं चैनल का लिंक और इस वीडियो का लिंक। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहे। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।